फतेहाबाद में मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा। फतेहाबाद के टोहाना में 30 जून 2024 को हुई थी वारदात। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची का किया था कत्ल। प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे यमुनानगर। पीएम मोदी की रैली स्थल का लिया जायजा। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। राह की समस्या पर बोले, नई तकनीक से नहीं होगी राह की कोई भी समस्या। फिर जेल से बाहर आया राम रहीम, अब मिली 21 दिन की फरलो। 72 दिन में दूसरी बार जेल से बाहर आया है डेरा प्रमुख। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड हमला, मामले में एक और बड़ा खुलासा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे कुछ आरोपी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुरुक्षेत्र में छापेमारी। बहादुरगढ़ में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। सोलधा में बदमाश विजय और भावेश के घर पर रेड। बैंक डिटेल और कई दस्तावेज ले गई टीम। गुरुग्राम में क्लब के सामने हमले के आरोपी हैं दोनों। हरियाणा से जुड़े पंजाब के बठिंडा में हुए घोटाले के तार डब वाली जीप बाजार में बठिंडा विजिलेंस टीम ने की रेड। विजिलेंस टीम ने 5 से ज्यादा जीपों को लिया कब्जे में। बठिंडा सतर्कता विभाग आरटीओ दफ्तर में घोटाले का मामला। सफीदों में एसडीएम को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा उछलकर खंबे से टकराए। खाना खाने के बाद सड़क किनारे टहल रहे थे एसडीएम। ईएमआई कम करने का रास्ता साफ। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती। दर घटकर हुई 6%। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ, हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। और खबर सबसे पहले फतेहाबाद से। फतेहाबाद में एक छोटी बच्ची के साथ पिछले साल हैवानियत हुई जून के महीने में, और लगभग 9-10 महीने में ही इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया और 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी है। जी, इस खबर के साथ ही शुरुआत करने जा रहे हैं। फतेहाबाद में छोटी बच्ची से हैवानियत के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। दुष्कर्म और कत्ल करने वाले 2 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फतेहाबाद के टोहाना में 30 जून 2024 को यह पूरी घटना हुई थी। 3 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसका कत्ल कर दिया गया। और मुकेश और सतीश, ये 2 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया था, इनके ऊपर ही केस चल रहा था। लगभग 9-9.5 महीने लगे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से इस पूरे केस में अब सजा सुना दी गई है। मुकेश और सतीश को कोर्ट की सजा यह है कि फांसी की सजा। एडिशनल सेशन जज अमित गर्ग की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। हालांकि एडिशनल कोर्ट की तरफ से ये आदेश है, ये फैसला है। इसके ऊपर जो अदालतें हैं वहां पर जाकर भी जो ये दोषी हैं वो फरियाद कर सकते हैं। तो फांसी की सजा आप कह सकते हैं कि एक लंबा कानूनी पूरा रास्ता है जिसको तय करना होगा जो पीड़ित परिवार है उनको। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश करने की कोशिश जरूर है कि करीब 10 महीने से पहले ही इस केस में फांसी की सजा फैसला सुना दिया गया। रुक करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जसपाल सिंह फतेहाबाद से, उनका रुख करेंगे। जसपाल, बताइए थोड़ा सा क्या कुछ पूरा मामला और अदालत का फैसला क्या कुछ? देखिए गौरव, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के टोहाना का ये पूरा मामला है, जहां पर एक जो प्रवासी मजदूर है वो ईंट छापने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो उसी दौरान उनका काम चल रहा था और वो जो लड़की के जो माता पिता हैं वो काम कर रहे थे और बच्ची जो है वो घर में अकेली थी। तो अचानक से उनके घर में 2 युवक घुसे। उन्हीं के आसपास के रहने वाले जो युवक हैं वो बताए जा रहे हैं कि उन्हीं के आसपास रहने वाले थे। तो उन्होंने उसको उठाकर शाम के समय की ये घटना है, जून महीने के एंड की ये घटना है। तो उसको उठाकर ये खेत में ले गए और उसके साथ जो है इस तरह की हैवानियत उन हैवानों ने जो की, और उसके बाद उस बच्ची को है वो खेत में छोड़कर जो है वो भाग गए थे। और जब उसके परिवार ने जो बच्ची की तलाश की तो वो खेतों में मिली, तड़पती हुई खेतों में मिली, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया। तो उसके बाद जब पुलिस जो
डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि उसके साथ इस तरह की जो गंदी हरकत है वो की गई है। तो उसका जो जांच की गई और उसके बाद पता चला कि इसके साथ जो है रेप हुआ है। तो कई दिन बीत जाने के बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बच्ची है वो मर जाती है। तब उसके खिलाफ एक जो युवक है उनके खिलाफ एक शिकायत दी जाती है और शिकायत देने के बाद उन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है और मात्र 9 महीने के अंदर ही ये जो मामला है पूरा कोर्ट में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद अभी जो कोर्ट है, सेशन जज जो कोर्ट है, वहां पर उनको सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। मात्र 9 महीने के अंदर ये उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। इस साल की ये दूसरी फांसी की सजा है वो फतेहाबाद जिला के अंदर वो सुनाई गई है। अच्छा, जो पहले आप जिक्र कर रहे हैं कि दूसरी सजा, तो पहली भी सेम कोर्ट और सेम जज की तरफ से सुनाई गई? देखिए, ये जो पहली जो सजा है वो एक जो मर्डर के मामले के अंदर वो सुनाई गई थी। एक जो भाई है उस अपने ही एक छोटे भाई का जो गला काट के वो ले जाता है, तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसी साल सुनाई गई थी। तो दूसरी ये बड़ी सजा। मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ जसपाल, जो दर्शक जानना चाहते होंगे, परिवार संतुष्टि जता रहा है इस फैसले पर जो पीड़ित परिवार है? देखिए, पीड़ित परिवार जाहिर तौर पर इस फैसले का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इतनी जल्दी उन आरोपियों को है जो फांसी की सजा सुनाई गई है, तो उस जो अदालत का है वो स्वागत कर रहे हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी इसका फैसला है वो सुनाया है। उन 2 आरोपी है उनको फांसी की सजा सुनाई है। तो कोर्ट का जो है उन्होंने स्वागत किया है कि उनको जो फैसला है वो उनको सर्वमान्य है। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो दुष्कर्म और कत्ल के आरोप में 3 साल की, केवल 3 साल की बच्ची थी और जिसके साथ ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और ऐसे केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में भी कहीं ना कहीं अदालत काउंट करती है कि 3 साल की बच्ची के साथ 2 आरोपी इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आरोपियों तक जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन तक एक मैसेज पहुंचाने की भी कोशिश होती है। लेकिन इस सब के बीच परिवार फिलहाल संतुष्टि जता रहा है। लेकिन जो हमने पहले भी जिक्र किया कि जो आरोपी हैं या दोषी हैं उनके पास ऊपर की अदालत में जाने का एक विकल्प रहता है, तो अगर वो उसको अपनाते हैं तो फांसी की सजा कब होगी वो देखना होगा। सदर टोहाना के अंतर्गत पड़ने वाले किसी गांव में एक 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ऑफ श्री अमित गर्ग, एडिशनल सेशन जज, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप एंड पोक्सो एक्ट, उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है। जो लड़की 3.5 साल की थी, रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे से। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हरियाणा पहुंच रहे हैं। एक तरफ हिसार में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहीं यमुनानगर में उनकी तरफ से भी शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा जो पावर ग्रिड है उसका। और इस बीच कैबिनेट मंत्री अनिल विज यमुनानगर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे को लेकर वो रैली स्थल का और जायजा लिया। उन्होंने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि किसी भी तरह की कमी को नहीं रहने दिया जाएगा। 14 अप्रैल को पीएम मोदी आ रहे हैं हरियाणा। थर्मल पावर प्लांट की 3री यूनिट का शिलान्यास करेंगे। प्लांट से निकलने वाली राख को लेकर लोग चिंतित हैं और लोगों की चिंता पर भी अनिल विज की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से ही राख की समस्या का हल होगा। देखिए, बहुत खुशी की बात है और सारा हरियाणा पलके बिछा के बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगेगा। उससे हमारी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। जो हम बाहर से लेते हैं, हमारी डिपेंडेंस कम होगी उसके ऊपर, और हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा ही एक प्लांट हम खेदड़ में लगाना चाहते हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और 2 प्लांट हम पानीपत में लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बाहर से डिपेंडेंस कम से कम हो जाए, हमारी
अपनी बिजली हो। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट लग रहा है यहाँ पर, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है राम रहीम के साथ जुड़ी हुई। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो सिरसा स्थित अपने डेरे पर पहुंच गए और श्रद्धालुओं के नाम भी संदेश जारी उनकी तरफ से कर दिया। बलात्कारी राम रहीम पर सरकार की मेहरबानी बरकरार है और 72 दिनों में दूसरी बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। इस बार 21 दिन की फरलो पर डेरा मुखी सिरसा भी पहुंच चुका है। खास ये भी है कि इस बार पूरे 21 दिन सिरसा डेरे में ही राम रहीम रह सकेगा। सिरसा डेरे पहुंचते ही राम रहीम का अपने फॉलोअर्स के नाम संदेश भी आ गया। प्यारे साथ संगत जी, फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुए और ये महीना स्थापना महीना है, स्थापना माह बोला जाता है, तो इसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और साईं जी के सेवा का महीना है ये, आप सब जानते हैं, तो इसमें सेवा करनी है। और हाथ जोड़ के विनती वही है कि आपने अपने अपने घरों में रहना है, अपने अपनी जगह पे रहना है, जैसे आपको जिम्मेवार कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो साथ संगत पे हमें बड़ा गर्व है, सारी संगत मानती है, तो भगवान आपको घरों में बहुत बहुत खुशियाँ दे और दया में रहमत से नवाजे, और जो वचन मानते हैं उनको और ज़्यादा खुशियाँ दे। आशीर्वाद। 2025 के महीने तो अभी 3 ही निकले हैं, पर डेरा मुखी दूसरी बार बाहर आया है। पहले राम रहीम 28 जनवरी से 27 फरवरी तक 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था और अब 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जेल से बाहर रहेगा। राम रहीम को बैक टू बैक छुट्टी मिल रही है, पर डेरे के नुमाइंदे इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ओर से दी गई फरलो बता रहे हैं। तो उधर ही जेल मंत्री भी कानून का हवाला दे रहे हैं। कानून के हिसाब से तो ये सारा सिस्टम प्रोसेस है जिसमें कमिश्नरी जो है वो फैसला लेती है। इसमें कोई मंत्री का, कोई सिस्टम का कोई लेना देना नहीं होता। वो अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, अपना सिस्टम है उनका, उसका जेल मैनुअल के हिसाब से वो पैरोल मिलता है। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 21 दिन की फरलो दी गई है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि जब जब पूज्य गुरु जी को पैरोल या फरलो दी जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। उसी कानूनी दायरे के अंतर्गत आज 21 दिन की फरलो पूज्य गुरु जी को दी गई है और 21 दिन की फरलो के दौरान पूज्य गुरु जी सिरसा आश्रम में रहेंगे। सवाल उठ रहे हैं, पर डेरा मुखी के अनुयायी उनके बाहर आने से फूले नहीं समा रहे। पिताजी के बिना हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं। हम तो पिताजी के बिना जैसे मुरझाए कमल फूल होता है ऐसे हम तो उनके आने के बाद ही हम खिल जाते हैं, ऐसे झूम झूम के नाचते हैं। बेशुमार खुशियाँ देते हैं पिताजी, हमें बेशुमार प्यार देते हैं। ऐसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिलता हमको, कहीं भी। 2017 से ही साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में सजा काट रहा राम रहीम 13वीं बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आया है। इस बार डेरे के 77वें स्थापना दिवस में शामिल होने का हवाला दिया गया है और अब राम रहीम 29 अप्रैल को होने वाले डेरा सच्चा सौदा स्थापना दिवस तक जेल से बाहर ही रहेंगे। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है सोनीपत से। सोनीपत में बदमाशों ने एक शिक्षक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसका वीडियो वायरल होने पर पूरे इलाके में दहशत है। सोनीपत में बदमाशों की गुंडागर्दी का तांडव देखने को मिला, जहां कुछ बदमाशों ने निजी स्कूल के अध्यापक की बेरहमी से मारपीट कर दी और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दरअसल गांव कसांडी में संदीप नाम का युवक जिम से वापस आ रहा था कि बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। तो हमने तो फिर यूँ मान लो कि 9 बजे के करीब हमारे पास फ़ोन आया था जी ऐसे ऐसे PGI में एडमिट हो रहा है। तो हम मिलने भी आए थे, तो उसकी टांग जो है ना, पैर हाथ ऐसे रोडों से पैर तोड़ रखे थे उसके बुरी तरह से, और वो लगभग मरणासन हालत में था। उधर जख्मी हालत में संदीप जब खानपुर PGI में दाखिल करवाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जिस पर गोहाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी भी अध्यापक पर हुए जानलेवा हमले के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, पर गुंडागर्दी की इन तस्वीरों ने सोनीपत में सनसनी फैला दी है, जो कहीं न कहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और खबर है बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोलधा में बदमाश विजय और भाविश के घर पर छापा मारा गया। स्थानीय पुलिस के साथ एनआईए की टीम पहुंची। 7 घंटे तक वहां पर छापेमारी की पूरी कार्यवाही चली और बैंक डिटेल के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी टीम अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि टीम ने दोनों बदमाशों के परिजनों से भी पूछताछ की है। दोनों ही बदमाश दिसंबर में पिछले साल 2024 में गुरुग्राम के सेक्टर 29 में वेयर हाउस क्लब और ह्यूमन क्लब के सामने हुए ग्रेनेड हमले के मामले में आरोपी हैं। आरोपी विजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया, जिसके बाद से ही वो फरार है। वहीं भावेश नाम का आरोपी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम को घर पर ही मिल गया। पुलिस ने दोनों के परिजनों से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। और उधर जालंधर में बीजेपी के नेता के घर पर हुए हमले के मामले के तार हरियाणा से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेनेड हमले को लेकर एक और खुलासा हुआ है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे कुछ आरोपी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुरुक्षेत्र में छापेमारी की गई। अब तक ग्रेनेड हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि जालंधर में भाजपा के नेता पूर्व मंत्री हैं पंजाब के मनोरंजन कालिया, उनके घर पर ग्रेनेड से अटैक हुआ था सोमवार देर रात या आप कहिए कि मंगलवार की सुबह। और पंजाब पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये पूरे नेक्सस को तोड़ने की कोशिश है और कुरुक्षेत्र तक भी तार जुड़ते हुए, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश तक भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही रोहतक में शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर एक्शन लिया गया। स्कूलों को सील करने की प्रक्रिया जारी है। सुंदरपुर गांव में 3 स्कूलों पर ताला लगाया गया। स्कूलों को सील करने से ग्रामीण नाराज हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को भेजने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है और जो स्कूल है उसके ऊपर भी ताला जड़ा जाता है। कुछ स्कूलों की एक सूची जारी की गई थी जिसके मुताबिक उन पर सील करने की कार्रवाई थी। हालांकि उनको पहले नोटिस भी दिए गए थे और उस नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से फिलहाल जो सुंदरपुर गांव है, सुंदरपुर गांव में जो स्कूल चल रहे थे, हालांकि इनका दावा है कि ये स्कूल नहीं थे, कोचिंग सेंटर थे और प्रशासन ने बेवजह आकर इन पे ताला लगा दिया है और इसको लेकर ग्रामीण भी काफी आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि उनके बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई और इन स्कूलों पर ताला लगा दिया गया। तो ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए। अच्छा, आपका बच्चा था यहाँ पे? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं। क्या दिक्कत आई? दिक्कत जी अचानक आए और स्कूल ने लॉक करके चले गए। बच्चे सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। इबून नाम सरकारी में भेजा है तो न तो 2 का पेड़ा ये नहीं पता, 2 दाई 20 हुए है और इंग्लिश में 25 तक टेबल आवे है। मैं 5th क्लास में अपने बच्चे ने भेजू कैसे? ऐसा जी, अगर सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती हो तो हम 20 रुपए फीस की बजाय यहाँ 300 यहाँ क्यों देते? हम उसी में भेजते उन बच्चों को। यहाँ थोड़े पैसे में उच्च शिक्षा ठीक मिल रही है हमारे बच्चों को और एक सेफ है। तो अब तो सील कर दिए। सील तो ये पीछे से कर गए, ये तो पहले नोटिस हो रहे थे इनके पास। हमारे जो से बच्चे आ रहे थे वो आए नहीं रहे थे, इनने पहले बंद कर दिया। जब ये तो ताले बंद के ऊपर गवर्नमेंट सील लगा दी। अच्छा, अब आप अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? अपने बच्चों को सरकारी में तो इसमें भेजना नहीं, जो और उचित या यही खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया। रिक्वेस्ट करते हैं हम सरकार से, अगर हमारे ये स्कूल खोल दें तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों की लाइफ ठीक हो जाए, नहीं तो 250-300 बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से ये विरोध होना शुरू हो गया है। ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं। इनका कहना है कि बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है और ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रोहतक के सुंदरपुर गांव में कल
शिक्षा विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी और जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे थे उन पर तालाबंदी की। हालांकि इनका ये भी कहना है कि ये स्कूल नहीं था, ये कोचिंग सेंटर था, लेकिन बगैर पूछे इस पर एक्शन लिया गया है। तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए, तो इस तरह का विरोध पूरे प्रदेश में देखने एक आंदोलन की चेतावनी दी। कहा कि 32 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं ये कर्मचारी। 8 जून को परिवहन मंत्री के निवास पर रणनीति बनाएंगे और कहा कि जरूरत पड़ी तो बसों का चक्का जाम भी करेंगे। रोडवेज के बेड़े में निजी बसों को लाने का विरोध किया जा रहा है। हमारी साझा मोर्चा रोडवेज का बना हुआ है। हमने फैसला लिया था कि रोडवेज की जो मांगे हुई मान्य है वो सरकार लागू नहीं कर रही, इसलिए हमने फैसला लिया है कि 6 दौर के हमारे 4 डिपों की भूख हड़ताल शुरू होगी। तो आज हमारी 4 डिपों की भूख हड़ताल थी, उसी एवज में आज दादरी के अंदर 24 घंटे की भूख हड़ताल रखी गई है। कल हमारे साथी भूख हड़ताल में बैठे थे, हमने इनकी भूख हड़ताल खुलवाई है। हम ये कहना चाहते हैं लगातार सरकार निजीकरण करने पर रोडवेज का उतारू हो रही है। ये रोडवेज का कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे से पहले हरियाणा बीजेपी की तरफ से एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। गांव चलो बस्ती चलो कार्यक्रम हरियाणा की बीजेपी चलाएगी। 10 से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चलेगा। गांव-गांव बस्ती-बस्ती बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता 10, 11 और 12 अप्रैल को 3 दिन तक गांव चलो और बस्ती चलो अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में रहेगा। हमारे सभी नेता, हमारे कार्यकर्ता गांव की चौपालों में सीधा संवाद लोगों के साथ करेंगे। वार्डों में जाके, बस्ती में जाके, शहरों में जाके हर जगह पर हरियाणा सरकार की उपलब्धि, भारत सरकार की उपलब्धि और प्रधानमंत्री का जो आगमन 14 अप्रैल को हिसार में रहेगा, इसमें हमारे 48 विधानसभाओं के कार्यकर्ता हिसार में। उधर सोनीपत में सीवर की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। सीवर के मेन होल में जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की तरफ से एक्सप्रेस सिटी में हंगामा किया गया। मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। मौत के बाद न्याय की गुहार लगाई जा रही है और पीड़ित परिवार की तरफ से आर्थिक मदद या मुआवजे की मांग भी की जा रही है। सेक्टर 27 थाना की तरफ से जो पुलिस है उनकी तरफ से जांच की जा रही है। कि पिंटू नाम का हमारे छत्तीसगढ़ से एक बंदा रहता था, वहाँ काम करता था। 15 दिन पहले उसको निकाल दिया गया है। जोर में रहता सिटी एक्सप्रेस से। अब अचानक उसको कल सिटी एक्सप्रेस में सिविल को साफ करने के लिए बुलाया गया। पता नहीं वो मनोज बुलाया है कि सिटी एक्सप्रेस वाले बुलाए हैं, वो खत्म हो गया है। फिर उसका इंसाफ चाहिए। उसका लाश ले गए हैं ना, उसको अता पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात मासूम शर्मा की। खूब विवादों में रह रहे हैं, लेकिन एक दरिया दिली वाली खबर या कहिए कि उनकी दरिया दिली का किस्सा भी इस समय खूब चर्चा में है। मासूम शर्मा से जुड़ी हुई खबर है। उनका एक फैन उनको मिलने के लिए पहुंचा था और फिर फैन को उन्होंने 1 लाख रुपए की बाइक गिफ्ट कर दी। दरअसल फैन साइकिल पर 300 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा था और इसके बाद सिंगर मासूम से ये फैन मिलने के लिए पहुंचा। और दरअसल मासूम शर्मा को लेकर जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उससे ये फैन निराश था, इसलिए उनके साथ मुलाकात करने के लिए 300 किलोमीटर दूर पहुंचा था अपनी साइकिल से। जब ये बात मासूम को पता लगी तो उन्होंने एक बाइक, ब्रांड न्यू बाइक अपने फैन को गिफ्ट कर दी। उसकी कुछ तस्वीरें।